यह कहानी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल की एक ऐसी डरावनी सच्चाई को उजागर करती है जहां पुरुष प्रधान समाज की हवस, जातिवाद और अंधविश्वास ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। जहां ज्यादातर लोग चौधरी अजमेर सिंह के भट्ठे पर मजदूरी करके अपना जीवन चलाते हैं, वही भट्ठा गांव की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है और उसी के साथ बंधी है सबकी मजबूरी। और इसी मजबूरी का फायदा उठाकर कुछ पैसे वाले लोग गांव की सभी औरतों का शोषण करते हैं। उसी भट्ठे पर धनवा भी काम करता है। उम्र लगभग 45 साल, अविवाहित, अकेला और किस्मत से हारा हुआ इंसान। जैसे तैसे करके उसकी शादी भौरी से हो जाती है और गृह प्रवेश होता है। धनवा अपनी काकी के साथ रहता है क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही खत्म हो गए थे। बचपन में काकी उसकी एकमात्र सहारा थी, उन्होंने ही इसका पालन पोषण किया। फिर पंडित गांव के कुछ लोगों को बताता है इसकी 3 बार शादी हो चुकी है और तीनों आदमी शादी से पहले ही खत्म हो गए। पहला दूल्हा मंडप में ही हार्ट अटैक से मर गया। दूसरा रिश्ता पक्का होने के बाद शादी तक जिंदा ही नहीं रह पाया। तीसरा दूल्हा तो शादी वाले दिन घोड़ी से गिरकर मर गया। उन्हें यकीन हो गया था कि भौरी मनहूस है। दूसरी तरफ धनवा अपनी शादी को लेकर बेहद खुश था। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। उसका दोस्त हंसी मजाक करते हुए भौरी की तारीफ करता और उसे छेड़ता, जबकि धनवा शर्म और खुशी के बीच झूलता रहता। इधर चौधरी के दोनों भाई गोपाल और दया ने वह दरिंदगी की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने गांव की मानसिक रूप से असहाय लड़की बसंती को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मार दिया। बसंती का उसकी दादी के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। दादी बसंती को ढूंढती है, जब वह नहीं मिलती तो दादी रोने लगती है। फिर काकी आ जाती है और दादी को समझती हैं कि बसंती यहीं कहीं होगी। सुबह बसंती की लाश एक तालाब में तैरती हुई मिलती है। गांव के 3 लोग पानी में कूदकर उसकी लाश को बाहर निकालते हैं। मौके पर पुलिस की मौजूद होती है। पूरा गांव तालाब के पास इकट्ठा हो जाता है। फिर गांव में नए इंस्पेक्टर की एंट्री होती है। एक ऐसा अधिकारी जो न रिश्वत लेता है न दबाव में झुकता है, सीधा, सख्त और न्याय के लिए अडिग। इंस्पेक्टर को एक व्यक्ति पर शक होता है, वह उस व्यक्ति को पकड़कर पीटने लगते हैं। फिर भाई वो व्यक्ति इंस्पेक्टर को सबूत दे देता है और कहता है, मुझे छोड़ दो। अगले दिन चौधरी अपने भाइयों को बचाने के लिए पंडित के पास सलाह लेने पहुंचते हैं, लेकिन पंडित तो बहुत ही नीच किस्म का है। तंत्र मंत्र का ढोंग रचाना और मासूम औरतों का शोषण करना, यही उसका असली चेहरा है। पंडित कहता है, कोई बात नहीं, उसे तो पहले ही मर जाना था, चलो अब इनके पाप धो देता हूं। तभी इंस्पेक्टर पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर कहता है, अब इनके पाप मैं धोता हूं, तू रहने दे पंडित। पुलिस को देखकर दया और गोपाल भागते हैं। पीछे से पुलिस भागकर उनको पकड़ लेती है, फिर लात घूंसों से बुरी तरीके से मारती है। फिर चौधरी पूछता है, क्यों पकड़ा है मेरे भाई को? वारंट है तुम्हारे पास। इंस्पेक्टर जोर से तमाचा मारता है और कहता है, मिल गया तुझे वारंट। फिर इंस्पेक्टर चौधरी को धमकी देते हुए कहता है, अगर एक बाप की औलाद है तो अपनी भाइयों को छुड़ा कर दिखा। फिर इंस्पेक्टर उन्हें थाने लाकर एक पेड़ से लटकाकर बहुत मार लगवाता है। फिर चौधरी और डॉक्टर एक वकील के साथ आते हैं, लेकिन वकील डर कर भाग जाता है। दूसरी तरफ जब धनवा देर से भट्टे पर काम करने जाता है तो मैनेजर उसकी दिहाड़ी से 20 रुपए काटने का आदेश देता है। मैनेजर उससे कहता है, अगर तू अपनी सुहागरात की पूरी कहानी सुनाएगा तो पैसे नहीं काटेंगे। धनवा कहता है, काट लें 20 रुपए, ये कर चला जाता है। अगले दिन धनवा लाला की दुकान पर तेल लेने जाता है। लाला कहता है, पैसे देने की जरूरत नहीं है, अपनी बीवी को मेरी दुकान बता दे, वह खुद सौदा ले जाएगी। फिर धनवा पैसे उसके मुंह पर फेंक कर चला जाता है। धनवा जानता था लाला उसकी बीवी के चक्कर में है। फिर लाला, जिसका गांव की एक लड़की से नाजायज संबंध था, उससे कहता है, अगर तुम भौरी को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वह लड़की भौरी के पास आकर यह प्रस्ताव रखती है, लेकिन भौरी उसे डांट कर भगा देती है। इसके बाद चौधरी शहर के नामी वकील के पास पहुंचा। वकील ने साफ कह दिया, मामला बेहद गंभीर है, जमानत मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ, अगर सेटिंग की जाए तो रास्ता निकल सकता है, लेकिन इसके लिए 50,000 रुपये चाहिए। यहाँ चौधरी इस बात से परेशान था कि अपने दोनों भाइयों की जमानत के लिए 50,000 रुपये कहाँ से लाए। तभी पंडित उसे एक आइडिया देता है। वह कहता है, अगर हम मजदूरों की दिहाड़ी में से रोज 30 रुपये काट लें तो 1 महीने में पैसों का इंतजाम हो जाएगा। इसके बाद मजदूरों के बीच इसका ऐलान कर दिया जाता है। मजदूर विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां रोजगार का कोई दूसरा जरिया नहीं होता। तभी सुरेन साफ शब्दों में कह देता है, जिसे काम करना है वो करे, जिसे नहीं करना है वो यहां से जा सकता है। यह सुनते ही मजबूर मजदूर फिर से काम पर लग जाते हैं। धनवा इस बात पर सुरेन से बहस करता है, जिस पर सुरेन उसे साफ चेतावनी देता है, अब काम पर तभी आना जब रात में भौरी मेरे पास आएगी। यह सुनकर धनवा गुस्से से भर उठता है। बेबस होकर वह घर लौट आता है। इसी बीच बुधवा के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हालात इतने बिगड़ गए कि बुधवा नाम का मजदूर अपने बीमार बेटे की दवा तक नहीं खरीद सका। मजबूरी में उसकी पत्नी मालती ने बेटे के इलाज के लिए अपमान का घूंट पिया और गांव के डॉक्टर के साथ सोना पड़ा। भौरी ये सब देख लेती है। घर आकर भौरी यह सब धनवा को बताती है। धनवा भारी मन से कहता है कि उसने एक मां होने का फर्ज निभाया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं।
फिर वह सच्चाई बताता है कि सुरेन ने साफ कह दिया है, जब तक भौरी उसके साथ रात नहीं बिताएगी तब तक उसे काम पर नहीं रखा जाएगा। यह सुनकर भौरी दृढ़ आवाज में कहती है, भले ही हमें कम में गुजारा करना पड़े या एक वक्त भूखा सोना पड़े, लेकिन मैं ये सब नहीं करूंगी। मैंने शादी तुमसे की है, उन दरिंदों से नहीं। अगले दिन धनवा अपनी बकाया मजदूरी मांगने चौधरी के पास पहुंचा। चौधरी ने बेहयाई से कहा, पैसे चाहिए तो अपनी औरत को भेज दे, पूरी मजदूरी मिल जाएगी। ये सुनते ही धनवा का खून खौल उठा। उसने शांत लेकिन तीखे स्वर में जवाब दिया, ठीक है चौधरी, मैं 7 दिन की मजदूरी छोड़ देता हूं, तुम अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। यह जवाब चौधरी के अहंकार पर चोट था। उसके लठैतों ने धनवा को बुरी तरह पीटा। मार इतनी ज्यादा होती है कि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे खून की उल्टियां होने लगती हैं। बहुत कहने पर डॉक्टर उसकी मरहम पट्टी तो कर देता है, लेकिन उल्टियां देखकर कहता है, मामला गंभीर है, हमें धनवा का ब्लड टेस्ट करना होगा, जिसके लिए 600 रुपये लगेंगे। डॉक्टर ब्लड का सैंपल लेता है और 50 रुपये लेकर चला आता है। भौरी मंदिर जाती है और पंडित से कहती है, धनुआ की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। पंडित ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, इसका इलाज साधारण दवा से नहीं होगा, विशेष पूजा पाठ करना पड़ेगा। रात को अकेले मंदिर आना होगा, और वह भी सिर्फ एक वस्त्र में। घर आकर भंवरी सारी बात बताती है। फिर धनवा कहता है, अगर बीमारियां पूजा पाठ करने से सही होती तो अस्पताल में दवाई की जगह प्रसाद बनता, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। धनवा जानता है पंडित हवस का पुजारी है। उधर चौधरी, पंडित और डॉक्टर तीनों परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भौरी कब टूटेगी। तभी डॉक्टर ने नया खेल खेला। पंचायत बुलाई गई। सबके सामने उसने एक कागज लहराया और ऐलान कर दिया कि धनुआ को AIDS है और उससे पूरे गांव को खतरा है। फैसला हुआ कि धनुआ और भौरी गांव से बाहर रहेंगे। दोनों को अपना घर छोड़ना पड़ा और गांव की सीमा पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। अब भौरी ने मजदूरी करने का फैसला किया। भट्ठे पर वह रोज काम करती, लेकिन हर दिन उसे गंदी नजरों और तानों का सामना करना पड़ता। इसी दौरान मुंबई से एक नौजवान लड़का गांव आया। वह मजदूरों की हालत पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। वह अक्सर भौरी की काकी के घर खाना खाता और बदले में पैसे देता। धीरे धीरे भौरी को महसूस होने लगा कि कोई तो है जो इंसानियत से बात करता है। कुछ ही दिनों में उसका काम पूरा हो गया। अगली सुबह वह वापस जाने वाला था। वह भौरी के घर खाना खाकर जैसे ही बाहर निकला, तेज बारिश शुरू हो गई। उस लड़के के पैर में पहले से ही चोट लगी हुई थी। चलते समय उसे दर्द हो रहा था। यह देखकर धनुआ ने भौरी से कहा कि वह उसे थोड़ी दूर तक छोड़ आए। तेज बारिश हो रही थी, रास्ता फिसलन भरा था। चलते चलते अचानक भौरी का पैर फिसला और वह उस लड़के के ऊपर गिर पड़ी। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और वे एक दूसरे के आलिंगन में खो गए। फिर चौधरी का एक आदमी उन्हें देख लेता है और तुरंत जाकर खबर दे देता है। अगली सुबह वे लोग उस लड़के को मार पीट कर गांव से भगा देते हैं। पंचायत में सभी लोग भंवरी को पत्थर मारने और बाहर निकालने की बात करते हैं। फिर काकी आती है और कहती है, किसने पत्थर मारा, कौन सा गुनाह किया है इसने? चौधरी कहता है, पूरे गांव की नाक कटवाई है इसने। काकी कहती है, तेरे भाइयों ने जो बसंती के साथ किया उससे तो गांव की नाक बहुत ऊंची हो गई है। पंडित चिल्लाते हुए कहता है, इसने जो पाप किए हैं उसे भरना ही पड़ेगा। काकी बोली, पंडित, तूने औरतों के साथ इतने गंदे काम किए हैं कि मंदिर को ही वेश्यालय बना दिया, तुझे कौन सजा देगा? फिर काकी लाला को ताड़ती है, तूने तो 30-30 रुपये में औरतों की छतियां तोल रखी हैं। बता दूं सबको क्या तूने मुझे कितनी बार पैसे दिए हैं? फिर डॉक्टर बीच में बोलता है, सबको मत घसीट। काकी बोली, डॉक्टर, तूने तो गर्भवती औरतों को भी नहीं छोड़ा। सांपों की पंचायत में सिर्फ जीवों की लपालप होती है। जिस दिन से भौरी इस गांव में आई है, ये पांचों उसके पीछे पड़े हैं। चौधरी बीच में बोलता है, हमें कुछ मतलब नहीं, तुझे जो करना है कर। फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। धनवा भी जाता है, लेकिन काकी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन धनवा नहीं मानता। भौरी अकेली पड़ जाती है और रोती बिलखती रहती है। उधर धनवा अपनी झोपड़ी में आग लगा देता है। सब कुछ जलकर तबाह हो जाता है। भौरी ना चाहते हुए भी गंदगी की दुनिया में कदम रख देती है। वह चौधरी और उसके चमच्चों को घर बुलाती है और कहती है, जो सबसे ज्यादा पैसे देगा वही उसके साथ रात बिताएगा। लाला सबसे ऊंची बोली लगाता है। सुबह भंवरी काकी से कहती है, ये लो पैसे और आज के बाद कोई भी औरत पैसों के लिए गंदा काम न कर सके, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ वकील भी चौधरी के भाइयों की जमानत नहीं करवा पाता। तब वकील नया सुझाव देता है, अगर बसंती की दादी से समझौता कर लिया जाए तो मामला रफा दफा हो सकता है। रात में चौधरी बसंती के पास जाता है। बसंती उसके कपड़ों में आग लगाकर अपने हाथ सेकती है और चौधरी को उसके कपड़े पहनकर जाने से मजबूर कर देती है। चौधरी अपमानित होकर वहां से आता है। चौधरी जब बसंती की दादी के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बसंती उसकी ही नाजायज बेटी थी और उसी के भाइयों ने उसके साथ दरिंदगी की थी। यह सच उसके लिए असहनीय था। तनाव में वह टूटने लगता है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत का असली कारण किसी को पता नहीं चलता। अब वही गांव जिसने उसे अपमानित किया था उसके दरवाजे पर आने लगता है। हर मर्द पैसे देकर उसके पास आता है।
भौरी अपने हालात को अपनी मजबूरी नहीं बल्कि हथियार बना लेती है। वह सबकी लालच और पाखंड को आईना दिखाती है। उधर धनुआ सच्चाई जानते हुए भी गांव से बाहर अपनी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। वह भीतर ही भीतर टूट रहा है, लेकिन परिस्थितियां उसे कुछ करने नहीं देती। इधर डॉक्टर अपनी बेटी की बिगड़ती तबीयत से परेशान था। कोई दवा असर नहीं कर रही थी। जब उसका ब्लड टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बेटी HIV पॉजिटिव थी। गुस्से में उसने कंपाउंडर मन्नू को पीटा और सच्चाई उगलवा ली। मन्नू ने कबूल किया कि उसके संबंध भौरी से भी है। भौरी का नाम सुनते ही डॉक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि वह खुद भी उसके पास जा चुका था। धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगी। गांव के कई मर्द जो भौरी के पास गए थे संक्रमित हो चुके थे। गांव में मौतों का सिलसिला बढ़ने लगा। मामला मीडिया तक पहुंचा और सबका ब्लड टेस्ट हुआ। ज्यादातर लोग HIV पॉजिटिव पाए गए। गांव वालों ने फिर से धनवा को दोषी ठहराया। उन्हें लगा कि बीमारी उसी से फैली है। भीड़ उसे मारने दौड़ी, लेकिन इंस्पेक्टर ने समय पर पहुंचकर उसे बचा लिया। जब धनवा का भी टेस्ट हुआ तो पता चला कि वह तो संक्रमित है ही नहीं। फिर सच्चाई सामने आई। डॉक्टर ने पहले झूठी रिपोर्ट दिखाई थी। बीमारी की असली कड़ी कुछ और थी। जब गांव वालों को डॉक्टर और उसके साथियों की साजिश का पता चला तो वे उन पर टूट पड़े। कांस्टेबल ने भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायर किया, लेकिन हालात बेकाबू थे। दोषियों की बुरी तरह पिटाई हुई। उधर गोली की आवाज सुनकर भौरी को लगा कि शायद धनवा को मार दिया गया। निराशा और अपराध बोध में उसने अपनी जान दे दी। जब धनवा को यह खबर मिली तो वह भागता हुआ उसके पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भौरी अब शांत पड़ी थी। आंखों में आंसू लिए धनवा ने काकी से कहा, आज इसे दुल्हन की तरह सजा दो, क्योंकि आज इसकी आखिरी विदाई है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां दुनिया के सामने आनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हॉलीवुड एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली कहानी और भी ज्यादा हिला देने वाली होगी।